नमस्कार प्यारे मित्रों। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव पुनः आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जो यह श्रृंखला चल रही है दोस्तों, मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत का इतिहास के बारे में चर्चा किया है। उसी में मैंने 7 जुलाई का 2024 का जो पेपर था उसका प्रैक्टिस भी दिया है दोस्तों। तो इतनी क्लासेस होने के बाद अब हमारी चर्चा किस पर होने वाली है दोस्तों? व्याकरण पर होने वाली है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपकी सक्रियता को देखकर जो आप लोग सक्रिय और सकारात्मक कमेंट करते हैं उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। तो उसी को देखते हुए, उसी से प्रेरित होकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को लाइक कर लीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए। अपना आज का जो टॉपिक है दोस्तों क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण में हमें शुरू करने में दोस्तों, व्याकरण शुरू करने से पहले हमें यहाँ देखना है, पहले देख लीजिए क्या है व्याकरण। क्या पढ़ना है हमें? व्याकरण पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ चुका है। अब ये जो व्याकरण है दोस्तों, व्याकरण कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसमें कितने प्रत्याहार हैं, कितने उपसर्ग हैं, कौन सी धातु है, इसकी परिभाषा क्या है, सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया है। डिस्कशन उस पर बहुत बढ़िया से विस्तार रूप से मैंने कर दिया है। तो ज्यादा उबाऊ ना क्लास हो, इसीलिए क्लासेस छोटी छोटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास समय जो है बहुत पर्याप्त है। समय जब पर्याप्त है तो आसानी से हम लोग इसको सीखते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, अगर इनको हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो, तीनों के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होंगी ये क्लासेस। क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको इतनी बेस, इतने आधार से, इतनी जड़ से, इतने व्यवहारिक तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है, जहां तक मेरा मानना है। तो आइए दोस्तों शुरू किया जाए। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीजें इसको बता दिया था, इसकी परिभाषा भी बता दी थी। तो अब इसे पढ़ने से पहले, अब व्याकरण पढ़ने में सबसे पहले वर्ण पढ़ना पड़ता है। वर्ण, शब्द, वाक्य, इन सबको पढ़ना है। और इन सबको पढ़ने में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? माहेश्वर सूत्र पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही हमारी वर्णमाला निर्धारित की जाती है। उसी में क्या किया गया है दोस्तों? वर्णित है हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला। और जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? आइए शुरू करते हैं। इस तरह से नहीं, लिखते हुए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। अब ये माहेश्वर सूत्र लिया कहाँ से गया है दोस्तों? तो माहेश्वर सूत्र आपका लिया गया है अष्टाध्यायी से। कहाँ से लिया गया है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी पर भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की हुई है। जितनी आपकी क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, उतना मैंने क्या किया हुआ है, उतना मैंने चर्चा किया हुआ है। अष्टाध्यायी लिखा किसने है? अष्टाध्यायी आपके महर्षि पाणिनि जी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? तो महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि जी ने लिखा है। ठीक है, तो अब महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा है तो माहेश्वर सूत्र भी वही लिखेंगे। अब ये माहेश्वर सूत्र इन्होंने पाया कहां से? तो माना जाता है दोस्तों कि अपने जो अर्धनारीश्वर हैं, जिन्हें त्रिनेत्री कहा जाता है, वह अर्थात शिव जी, जिनको महेश भी कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? वह जब नृत्य के अवसान में थे, नृत्य के मूड में थे, नृत्य कर बहुत प्रसन्न थे, प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो पूरे संसार को तो ये लगा कि ये डमरू बज रहा है, उसकी धुन में मस्त थे। लेकिन हमारे महर्षि पाणिनि जी इतने बुद्धिमान थे, इतने प्रखर बुद्धि थे कि वह 14 बार जो डमरू बजा उसे उन्होंने क्या कर दिया? लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? लिख दिया। और लिखने से उसमें दोस्तों उन्होंने पूरी की पूरी वर्णमाला 14 प्रत्याहार, 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें पिरो डाला। उसी में क्या कर दिया? लिख दिया। तो अब वही 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों, वही वर्णमाला के भी आधार हैं।
और वही वर्णमाला जो है दोस्तों, उसी से पूरा का पूरा वर्णमाला पर ही पूरी की पूरी व्याकरण आधारित है। बिना वर्णमाला पढ़े आप व्याकरण पढ़ ही नहीं सकते। तो व्याकरण पढ़ने से पहले दोस्तों हमें माहेश्वर सूत्र पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में ही तो अपना वर्णमाला छिपा हुआ है, अपनी वर्णमाला यहीं पर तो छिपी हुई है। तो अब ये देखिए, पहले इनके उपनाम देख लीजिए आप। माहेश्वर सूत्र का उपनाम क्या क्या है? माहेश्वर सूत्र का उपनाम क्या है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र का उपनाम देखेंगे आप तो आपको मिलेगा शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? शिव सूत्र के नाम से मिलेगा। ठीक है, शिव सूत्र के नाम से मिल गया। दूसरा क्या मिलता है दोस्तों? तो दूसरा यह मिलता है आपको प्रत्याहार सूत्र के नाम से। क्यों? क्योंकि यह इसी से प्रत्याहार का भी निर्माण होता है। इसी से क्या होता है दोस्तों? प्रत्याहार का निर्माण भी होता है। अब प्रत्याहार का निर्माण हो गया तो साथ ही साथ देख लें माहेश्वर सूत्र तो कहते ही हैं। शिव सूत्र हो गया, प्रत्याहार सूत्र हो गया। अब साथ ही साथ इसी में दोस्तों 14 है, इसलिए इनकी संख्या की वजह से इसको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सूत्र नहीं लिखे हैं ना, तो एक मिनट थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। थोड़ा सा होगा, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये यहाँ पे होना चाहिए। और प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं। तब तक आपको कोई अन्य नाम भी याद हो दोस्तों तो कमेंट करके बताइए हमें। तब तक आपको कोई अन्य नाम भी याद हो ना तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। 14 होने की वजह से चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। अब बताइए, कुछ और नाम भी याद आ रहा है? वर्णों को इसी में क्या किया? वर्णित किया गया है, इसीलिए इसको वर्ण समामनाय भी कहते हैं। वर्णों का समूह भी कहते हैं। वर्ण समाम नाय सूत्र भी कहते हैं इसको। वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्णों का समूह है, इसलिए इसको वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए, इसके इतने उपनाम हो गए। पहला नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र। फिर उसके बाद शिव द्वारा प्राप्त शिव सूत्र। प्रत्याहार इसी से निर्मित होते हैं, प्रत्याहार सूत्र। 14 इनकी संख्या, इसलिए क्या है? चतुर्दश सूत्र। अब वर्णों के समूह हैं, इसलिए इनको वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। अब इसी के साथ एक चीज और याद आ गई दोस्तों। एक मैंने नया कार्य आपके लिए शुरू किया हुआ है, एकदम नया नया, कि मैंने व्याकरण के भी उपनाम आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। अभी जो पिछली क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने आपको व्याकरण का भी उपनाम बताया है। तो व्याकरण का उपनाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए कमेंट वर्क है। क्या है दोस्तों? ये आपके लिए कमेंट वर्क है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होते हैं व्याकरण के उपनाम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसके साथ हम देखेंगे आगे। तो माहेश्वर सूत्र दोस्तों जब पाणिनि जी ने लिखा था तो उसमें एक श्लोक है जिससे यह पता चलता है कि यह श्लोक द्वारा ही पता चलता है कि कैसे हमें माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। कैसे हमें माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा क्लासेस जो जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास वाउ टाइप लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 1-2 मिनट के लिए अगर जानकारी मिल जा रही है तो थोड़ा सा चल जाना चाहिए ऐसा। तो दोस्तों वह श्लोक कैसा है? तो श्लोक दोस्तों जो है वह कुछ ऐसे है, देखिएगा। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का मनो पंचवारम इद्धर तुकामा सनकादि सिद्धान इत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। तो दोस्तों ये श्लोक था जिससे यह पता चलता है कि माहेश्वर सूत्र शिव जी के डमरू से ही उत्पत्ति हुई है इनकी। लिख दें क्या है दोस्तों? तो वह जो श्लोक है कुछ ऐसे है। नृत्यावसाने नट राज राजो। नृत्यावसाने नटराज राजो
ननाद, ढक्काम, नव पंच वारम, नव पंच वारम। ठीक है, एक लाइन पूरी हो गई श्लोक की। दूसरी लाइन क्या है? इधर तू काम, इधर तू काम है सनकादि सिद्धांत, सनकादि सिद्धांत इत द्विमर्षे, इत द्विमर्षे, ये आपका 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। इत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, क्या है दोस्तों? इत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। ये रहा आपका श्लोक, जिसके द्वारा यह पता चलता है दोस्तों कि यही जो डमरू है, डमरू के बजाने से नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों यानी कि सिद्ध जो पुरुष हैं, सिद्ध जो महर्षि हैं, सनकादि सिद्धांत जो महर्षि हैं, उनके उद्धार के लिए उन्होंने 14 बार डमरू जो बजाया था दोस्तों, उसी से महर्षि पाणिनि जी ने शिव सूत्र जाल लिख दिया। शिव सूत्र जाल लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9 पंचवारम, 9 और 5, 9 प्लस 5 कितने होते हैं? तो 14, 14 बार डमरू बजाया था दोस्तों, जिससे हमें शिव सूत्र जाल प्राप्त होता है। शिव सूत्र अभी मैंने बताया कि शिव सूत्र को ही क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से मिला। तो अब यहाँ से जब समझ में आ गया इतना दोस्तों, तो चलिए हम माहेश्वर सूत्र पर ही डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र पर भी तो चर्चा करनी है। चलिए माहेश्वर सूत्र लिखते हैं। अब माहेश्वर सूत्रों को लिखते हैं, तो माहेश्वर सूत्र भी देखिए शुरू करते हैं। अ इ उ ऋ, आयुड़, ऋ, ए ओंग, ए ओंग, ऐ औच, ऐ औच। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वर्णमाला है कितने, वर्णमाला में स्वर कितने हैं, वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला में प्रत्याहार क्या बोलते हैं उसे, आपके अंतस्थ वर्ण कितने हैं, ऊष्म वर्ण कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, तो थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम। हय वरट, हय वरट, लड़, लड़ के बाद आपका मिलेगा यमंगनम, यमंगनम। हमारे साथ साथ आप भी बोलिएगा, हमारे साथ साथ आपको भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए ये हो गया, तो यमंगनम हो गया। यमंगनम के बाद आपका क्या हो जाएगा? तो यमंगनम के बाद हो जाएगा झभय, तो माफ कीजिएगा उल्टा हो रहा था, क्या हो जाएगा? झभय। यमंगनम के बाद झभय, झभय के बाद घ, ढ़, धस, जब घटधस, घटधस, घटधस के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? जब घटधस, क्या हो जाएगा? जब गढ़-दस, जब गढ़-दस, जब गढ़-दस के बाद खफय, 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 खफ छठत, माफ कीजिएगा थोड़ा सा स्लो लिखने में दिक्कत होती है। खफ छठत, खफ छ ठ ठ च ट त व, खफ छठत चटतव। कपय, कपय,
सशसर हल क्या है दोस्तों? तो इसके बाद जो हो जाएगा वह है सशसर हल। सशसर हल कपय सशसर हल। ये रहे आपके 14 माहेश्वर सूत्र। अब गिन लीजिए 14 हैं कि नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 ये हो गए। 5 6 7 8 ये 9 के बाद 5 है ना, हाँ सही, पूरे एकदम टोटल है। 9 के बाद ये 10वां है, 11वां सूत्र, ये 12वां, ये 13वां और ये 14वां सूत्र। 14 सूत्र आपके सामने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के आपको सुना भी दूंगा क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, देखिए। तो ये देखिए, आयुड़ रीलिक ए ओंग आई औच हयवरट लड़ यमंगणम झ भय घ ढ धस घ ढ धस जब गड दस खप छठथ चटतव कपय सशसर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके सामने हैं दोस्तों। इसकी खासियत क्या है देख लीजिए। सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, 14 सूत्रों की संख्या है। तो ये जो पहले 4 सूत्र हैं दोस्तों, पहले 4 सूत्रों में क्या वर्णित किए गए हैं? तो पहले ये क्रम से हैं, ये क्या है दोस्तों? क्रम से हैं। तो पहले 4 सूत्रों में स्वरों को लिखा गया है। पहले 4 सूत्रों में किनको लिखा गया है दोस्तों? तो स्वरों को लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है? 5वां सूत्र क्या है दोस्तों? 5वां और 6वां, 5वां 6वां जो है दोस्तों, उसमें अंतस्थ वर्णों को लिखा गया है, अंतस्थ वर्णों को लिखा गया है। ठीक है, पहले किसको लिखा गया है? स्वर को, फिर अंतस्थ वर्णों को, फिर उसके बाद जो वर्णमाला का क्रम है, जो वर्गीय व्यंजन है, उनको उल्टे क्रम में लिखा गया है। उनको कैसे लिखा गया है दोस्तों? उल्टे क्रम में लिखा गया है। देख लीजिए उल्टा क्रम हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 5वां वर्ग के 5वें अक्षर हैं, वर्ग के 5वें अक्षर, वर्ग के चौथे अक्षर, वर्ग के तीसरे अक्षर और वर्ग के दूसरे अक्षर के साथ साथ वर्ग के पहले अक्षर, यहाँ तक हो गए। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है दोस्तों? उसके बाद ऊष्म वर्ण लिखे गए हैं। उसके बाद क्या लिखे गए हैं? ऊष्म वर्ण लिखे गए हैं। तो इतना ये देखिए, अगर आपको इतना याद है, ऐसे याद है, तो आप माहेश्वर सूत्र को ट्रिक से भी लिख सकते हैं। अगर भूल रहा है आपको तो ट्रिक के माध्यम से भी ऐसे लिख सकते हैं माहेश्वर सूत्रों को। यह आपके पेपर की दृष्टि से, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसीलिए लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देख लीजिए पहले स्वरों को, यहाँ से देखिए ये स्वर है ना, आ ई उ री रे ए ओ आई ओ, और यही क्रम भी है इनका, यही क्रम है। क्रम भी पूछ लेता है आपसे पेपर में, सुपर टेट हो या टेट हो, किसी में भी क्रम पूछ लेता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र देखिए, अब माहेश्वर सूत्र आपके सीटेट में कम मिलता है, कम मिलता है, लेकिन जब वर्णमाला की बात आ जाती है तो माहेश्वर सूत्र भी जरूरी हो जाता है जानना, तो जानना जरूरी है। अब आप ऐसा थोड़ी है कि सीटेट पढ़ के ही रह जाओगे, आपको सुपर टेट देना ही देना है, सुपर टेट देना है, टेट भी देना है। जब सुपर टेट और टेट देना है तो ये जरूरी है, ये जरूरी है दोस्तों, 100% जरूरी है आपके लिए। इसीलिए मैं आपको यह पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनमें देख लीजिए, पहले स्वरों को लिखा गया है, फिर 5वें जो ये है मतलब अंतस्थ वर्णों को लिखा गया। किसको लिखा गया? अंतस्थ वर्णों को। फिर वर्ग का 5वां अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर, गिन लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, वर्ग के चौथे अक्षर, वर्ग जो काका गागा होते हैं ना, 5 वर्ग होता है, 5वां वर्ग, 5वां वर्ग के बाद ये 5वें अक्षर के बाद चौथे अक्षर, चौथे अक्षर के बाद वर्ग के तीसरे अक्षर, देख लीजिए, वर्ग के तीसरे अक्षर के बाद वर्ग के दूसरे अक्षर, वर्ग के दूसरे अक्षर के बाद ये यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ भी मिलाएंगे,
ये वर्ग के पहले अक्षर हैं और साथ ही साथ ये ऊष्म वर्ण हैं। ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो ऐसे हमारी वर्ण जो माहेश्वर सूत्र है ऐसे याद हो जाता है दोस्तों। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से कहीं पे भी आपको मिलता कम है, ठीक है, बहुत कम, क्या मिलता ही नहीं है। ये हमारा तरीका है पढ़ाने का, किसी और का तरीका अलग होगा, सबका तरीका अलग अलग होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये हो गए। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू किया जाए। अगर हम प्रत्याहार की बात करें दोस्तों तो प्रत्याहार आपको तो ऐसे पढ़ना तो नहीं है यहाँ, इसमें ये जो क्लासेस हैं इसमें पढ़ना नहीं है प्रत्याहार। प्रत्याहार की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन इतना जानना होता है दोस्तों कि स्वरों को, चलिए अच्छा आगे बता देंगे, कोई बात नहीं है। अब यहीं से हम शुरू करते हैं आपकी वर्णमाला। यहीं से क्या शुरू करते हैं दोस्तों? वर्णमाला शुरू करते हैं। आइए वर्णमाला, ये रहा आपका। तो सबसे पहले आपकी परिभाषा जो होगी वो सबसे पहली जो हेडिंग होनी चाहिए वर्ण या अक्षर होनी चाहिए। वर्ण या क्या होनी चाहिए दोस्तों? अक्षर होनी चाहिए। अब जरा आप बताइए वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा क्या होती है ये आप बताइए। न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः। चलिए, न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति इति अक्षरः, ये परिभाषा है अक्षर की। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? वर्ण या अक्षर की है। मतलब जिसका क्षरण ना हो, जो टूटे ना, जिसका विखंडन ना किया जा सके, जिसको दो भागों में अलग ना किया जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब ये अक्षरा का मतलब आप अपनी जो अभिनेत्री हैं भोजपुरी की उनको मत समझ लीजिएगा, वो नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। हम जानते हैं आपके दिमाग में अक्षरा ही जाएंगी, तो वहाँ फिल्मी दुनिया से निकलकर आप हमारी दुनिया में आइए, वास्तविक दुनिया में आइए। उनको याद करने से आपको पेपर में क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला, क्वालिफाई नहीं होने वाले आप। आपको यहाँ आना होगा, इन टॉपिकों पर आना होगा, तब आप क्वालिफाई होंगे। वहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, वहाँ जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। अथाह सागर है, उसी में डूब कर रह जाएंगे, पड़पड़ा के उसी में दम तोड़ देंगे। यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। न क्षरति इति अक्षरा का मतलब वे वर्ण जिनका क्षरण ना हो, वे वर्ण जो टूटते ना हो, उनको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो अब देख लीजिए परिभाषा देखा जाए तो क्या कहेंगे इनको? तो इनको कहेंगे दोस्तों वे वर्ण जिनका खंडन ना किया जा सके, या वे वर्ण जिनको तोड़ा ना जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। ओ, वे वर्ण की बात करेंगे फिर वर्ण आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा? होगा ना? तो कैसी परिभाषा लिखेंगे आप? वे वर्ण कहेंगे, फिर उसके बाद वही बात करेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा ऐसे लिख दीजिए। भाषा की सबसे छोटी, एक मिनट यहाँ से आइए, कहाँ गया? हाँ, यहाँ से आप लिखिए। अब कैसे लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ण
या अक्षर कहते हैं जिनका विखंडन ना किया जा सके, विखंडन ना किया जा सके। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए आप, मैंने एक लाइन, जिनका विखंडन ना किया जा सके उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं, ये एक परिभाषा अलग से बनती है आपकी। मैं इसी में दो परिभाषाओं को देखकर एक साथ बनाना चाह रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा देख लीजिए। तो जिनका विखंडन ना किया जा सके आप यहाँ से अलग भी कर सकते हैं। जिनका विखंडन ना किया जा सके उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, जिनका विखंडन ना किया जा सके या जिन्हें तोड़ा ना जा सके उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये तो एक अलग हो गया। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे, तो भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई को, लिपिबद्ध ये हो जाएगा, लिपिबद्ध इकाई को, सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई मतलब जिसे लिपिबद्ध किया जा सके, क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना वो ध्वनि कहलाती है, लेकिन ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। जब वह लिपिबद्ध हो जाता है तब वह क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है, तब क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। और लिपिबद्ध जो इकाई हुई वही क्या हो जाती है, आपकी वर्ण या अक्षर हो जाती है। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों की दोनों एक ही भाव देंगी। अब इनको हम अलग कर देते हैं, देखिए इनको अलग करें तो क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब ये परिभाषा आपके पूर्ण हुई। वहां पे भी मैंने लिखा, यहाँ पे भी लिखा, दोनों का अंतर मैंने समझा दिया। फिर इसके बाद जो दूसरी परिभाषा है ये भी देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, जिनका विखंडन ना किया जा सके, जिनका विखंडन ना किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस तरह से आपको दोनों मिल जाएंगे, कहते हैं। ये देखिए, अब जैसे में कौन कौन है वर्ण, वर्ण कौन कौन से हैं ये आप जानते ही हैं। पूरी वर्णमाला जो आ जाएगी वही वर्ण है। जैसे में आप देखेंगे तो वही है, क्या है, आ ई उ का ख ग च छ ज ऐसे करके जो पूरे ज्ञातक हैं वो हमारे क्या है दोस्तों, वर्ण हैं। वो क्या है, हमारे वर्ण हैं। अब वर्णों के भाग, वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है उससे पढ़ना है हमें। क्या करना है, वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन। तो वर्णों का विभाजन दोस्तों कैसे किया गया है, तो वर्णों का विभाजन जो किया गया है वो कैसे किया गया है, तो वह किया गया है स्वर और व्यंजन में। किसमें किया गया है, स्वर और व्यंजन में। किसमें किया गया है, एक तो किया गया है स्वर में और दूसरा किसमें किया गया है, व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, ये रहा दोस्तों स्वर और व्यंजन। अब स्वर में कौन कौन से स्वर हैं, कैसे स्वर हैं, स्वर होते कितने हैं, तो वो सबको पढ़ना है हमें। तो संस्कृत में आपके स्वरों की संख्या जो बनती है दोस्तों वो कितनी बनती है, तो संस्कृत में आपके स्वरों की संख्या कितनी बनती है, 9 बनती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी बनती है दोस्तों, 9 बनती है। कौन कौन से हैं दोस्तों उसको देख लिया जाए। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है ना।
संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या जो है वह कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं ये भी दिखा देते हैं आपको। आ, ई, उ, री, ली। ये देखिए ये 5 हो गए। 4 और ए, ओ, आई, ओ। ये मैंने दोस्तों आपका जो बचपन का क्रम था उसको मैंने तोड़ दिया। बचपन में जो रट्टू तोता बन के हम लोग पढ़ते थे ए, ऐ, ओ, औ, तो वो गलत होता है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए शुद्ध लिखा हुआ है आ, ई, उ, री, ली। हिंदी में नहीं मिलेगा ली। ली आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलता है ए, ओ, ऐ, औ। तो ये हो गए आपके 9 स्वर। ये हो गए आपके 9 स्वर। और ऐसा लगता है हमें दोस्तों कि आज की क्लास बहुत हो गई, इससे बड़ा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। 9 स्वर तक आप जानते रहिए। कल हम विभाजित करेंगे इनको दोस्तों किसमें? तो इन स्वरों को, ये जो स्वर है दोस्तों, इनको विभाजित करेंगे किसमें? ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर में। उसके बाद इन तीनों स्वरों के बाद एक और मिलेगा आपको जो और रहेगा इस वर्णमाला से अलग, जिसको हम अयोग वाह कहते हैं। तो ये अयोग वाह कितने होते हैं दोस्तों संस्कृत में? संस्कृत में अयोग वाह की संख्या कितनी होती है ये हम आपसे कमेंट में जानना चाहेंगे दोस्तों। बिना भूले आप कमेंट करके बताइएगा कि संस्कृत में अयोग वाह की संख्या कितनी होती है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैंने इसे कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि अयोग वाह कितने होते हैं संस्कृत में। दोस्तों कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी टेट और टेट का कई बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। और सीटेट में भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ये सीटेट में थोड़ा सा यहाँ से कम पूछता है, इसके आगे से पूछता है। लेकिन जब इसे नहीं जानेंगे, जड़ नहीं जानेंगे, तो तने और शीर्ष तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप अयोग वाह का कमेंट करके बताइएगा। एक पेपर छूटता है तो दूसरे पेपर में जरूर अयोग वाह से प्रश्न पूछता है। सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।